Alright guys, welcome back. Welcome back to part 11 of Java Programming Core plus Advanced. ठीक है, तो ऑलरेडी 10 वीडियोस जैसे कि आप सबने देख लिए होंगे या फिर किसी ने नहीं देखे तो उसके लिए 10 वीडियोस ऑलरेडी हमने बना दिए गाइस इस पे। और ये 11th वीडियो होने वाला है जिसमें कि जैसे हमने बताया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे पूरा थ्योरी होने वाला है। ये वाला सेशन जो है वो थोड़ा सा थ्योरी होगा वैसे, उसके बाद हम VS कोड में यस हम एग्जांपल जरूर देखेंगे। जितने प्रोग्राम्स हम एग्जीक्यूट करेंगे, जितना हम रियली जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो उससे पता चलेगा। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, जिससे कि हमारा चैनल का नेम ही प्रैक्टिकल कोडिंग इसलिए हमने रखा है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिकल समझना है तो थोड़ा बहुत थ्योरी तो जानना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ टेक्निकल राउंड जो होते हैं उसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको थ्योरी भी आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सभी जगह पे आपको कोड लिखने के लिए नहीं पूछा जाता। कभी कभी कुछ लाइंस हमें अपने मुंह से बोलनी पड़ेगी, तो इसके लिए थोड़ा बहुत हम थ्योरी पढ़ लेते हैं गाइस। उसके बाद हम VS कोड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो आज का मेन टॉपिक है गाइस क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो क्लास क्या होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो क्लास में मेंबर्स ऑफ क्लास आते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेंबर्स। तो इसका इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, लेकिन फिर भी ये जो ऊप्स के हवाले से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट्स होता है, तो उस एंगल से हम जब देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा यहाँ पे जो मीनिंग है चेंज हो जाता है गाइस, ठीक है। तो उसी को हम जान लेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यस गाइस इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, नाउ इट्स फाइन। A class is a definition block used to define variables and the method। तो जैसे कि हम सभी पता है क्लास क्या होता है, एक डेफिनेशन ऑफ या फिर एक ब्लॉक होता है जिसमें मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और मेंबर मेथड्स होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स और मेथड्स। एनीथिंग विच इज डिफाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द क्लास इज नोन एज मेंबर ऑफ द क्लास। जो भी चीज हम क्लास के अंदर लिखेंगे उनको क्या कहेंगे, मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो मेंबर्स ऑफ क्लास में क्या दो टाइप आते हैं गाइस, स्टैटिक मेंबर्स हो सकते हैं और नॉन स्टैटिक मेंबर हो सकते हैं। इन नॉन स्टैटिक को ही दूसरा नाम क्या है गाइस, इंस्टेंस मेंबर, ठीक है। तो स्टैटिक कीवर्ड की मदद से अगर हम लिख रहे हैं तो उनको बोलेंगे हम स्टैटिक मेंबर्स, और स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली नॉन स्टैटिक मेंबर्स, या फिर यूजुअली जो भी ऊप्स कॉन्सेप्ट में हम क्या बोलते हैं उनको इंस्टेंस मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स होते हैं मेंबर क्लासेस में। अब यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं गाइस। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कब यूज किया जाता है, और नॉन स्टैटिक क्या होता है, उसको कब यूज किया जाता है। तो द स्टैटिक मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, यस इट इज ट्रू। और उसके बाद स्टैटिक मेंबर्स आर एसोसिएटेड टू द क्लास, ठीक है। तो जो भी क्लास होता है सिर्फ उसी में इनका अस्तित्व होता है, या फिर ठीक है तो ऐसा कह सकते हैं कि इनका लिमिटेड स्कोप होता है। सिर्फ क्लास जो भी क्लास होता है उसी में इसको हम यूज कर सकते हैं स्टैटिक मेंबर्स को, मतलब नॉर्मल यूज करने के लिए। उसको अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं तो क्लास के नेम से ही उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। अब स्टैटिक मेंबर्स आर लोडेड इनटू द क्लास एरिया ऑफ मेमोरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इस पर आपको क्वेश्चन आएगा। जो भी स्टैटिक मेंबर्स होते हैं उनको क्लास एरिया ऑफ मेमोरी में लोड किया जाता है, वेर एज नॉन स्टैटिक या फिर जो इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं उनको हीप मेमोरी में, HEAP हीप मेमोरी में लोड किया जाता है। हीप मेमोरी जो बेसिकली इजीली एक्सेसिबल मेमोरी होती है वहां पे स्टोर किया जाता है, क्योंकि जब भी हम जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, जब भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको बुलाना पड़ता है, तो बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसके लिए हमें उसको मतलब जावा हीप मेमोरी में रखता है और उसको क्लास मेमोरी में रखता है। एक बार सिर्फ जब भी एक प्रोग्राम रन होगा उसमें एक ही बार अगर कोई चीज रन होती है तो स्टैटिक मेंबर्स रन होते हैं, सिर्फ एक बार रन होंगे, उसके बाद बार बार नहीं होंगे। तो इसके लिए इसको क्लास एरिया ऑफ मेमोरी में रखा जाता है, ठीक है। यस, अब स्टैटिक मेंबर्स आर लोडेड ओनली वन कॉपी पर एंटायर क्लास। यस, हमने अभी देख लिया इसको। द स्टैटिक मेंबर्स आर एक्सेस्ड यूजिंग द क्लास नेम। क्लास नेम की मदद से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं मेन क्लास में। अब स्टैटिक मेंबर्स आर आल्सो नोन एज क्लास मेंबर्स। इनका दूसरा नाम क्या है गाइस, क्लास मेंबर्स है। तो इन सभी चीजों को हमने फिलहाल कवर तो कर ही लिया है गाइस, जस्ट हम इसको ब्रश अप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिंटैक्स क्या होता है गाइस, क्लास नेम डॉट मेंबर नेम। तो जो भी क्लास नेम होता है उसके डॉट मेंबर नेम। अगर एक्स को डिफाइन मतलब एक्स एक वेरिएबल है अपने क्लास में, उसको अगर हम रिट्रीव करना चाहते हैं तो क्लास का नाम लिखना है, डॉट एक्स अगर लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हो गई बात स्टैटिक मेंबर्स के बारे में। अब जानते हैं नॉन स्टैटिक मेंबर्स के बारे में, ठीक है। तो नॉन स्टैटिक मेंबर्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं गाइस
स्टैटिक मेंबर से। तो जैसे कि आपका नाम ही यहाँ पे बता रहा है, द नॉन स्टैटिक मेंबर्स आर डिक्लेयर्ड विदाउट यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। अगर स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टैटिक मेंबर्स। दीज आर एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो अगर नॉन स्टैटिक मेंबर्स को हमें एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट को एसोसिएटेड होते हैं। और इसको जैसे कि मैंने बताया था इंपॉर्टेंट, इसीलिए कैपिटल में भी लिखा है गाइस मैंने, इसको हीप मेमोरी में रखा जाता है जो कि इजीली एक्सेसिबल होती है। उसके बाद दीज आर लोडेड 1 कॉपी पर ऑब्जेक्ट। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब एक ऑब्जेक्ट में सारे इंस्टेंस जो भी मेंबर्स होते हैं वो लोड हो जाएंगे। जितने 10 कॉपीज, अगर 10 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इनके 10 कॉपीज मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो 1000 कॉपी बनाएंगे तो 1000 कॉपीज यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे नॉन स्टैटिक मेंबर्स के। सिर्फ ऑब्जेक्ट में नॉन स्टैटिक मेंबर्स होते हैं गाइस, स्टैटिक मेंबर्स कभी नहीं होते ऑब्जेक्ट में, राइट। यस। उसके बाद दीज आर आल्सो नोन एज इंस्टेंस मेंबर्स ऑफ द क्लास, ऑफ कोर्स। ओके, तो इनका सिंटेक्स क्या होता है गाइस, यहाँ पे क्लास नेम डॉट मेंबर नेम था पिछले इसमें, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम होता है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस यहाँ पे बोलना चाहिए। इन अगर इतना ही हम पर्टिकुलरली बोले तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट मेंबर नेम हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये नॉन स्टैटिक मेंबर्स के बारे में बात हो गई, राइट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस और डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है, इसका क्या मीनिंग होता है, और 2-4 एग्जांपल्स, क्या 10 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी चीज है गाइस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी एंटिटी हैविंग इट्स ओन स्टेट्स एंड बिहेवियर एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो जो भी एक ऐसी चीज जिसको अपना ओन स्टेट्स होता है, उसका अपना ओन बिहेवियर होता है और उसका ओन आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल, any entity which is having own states, behavior and unique identification। अब states क्या होते हैं, behavior क्या होता है और unique identification क्या होता है, जब हम examples देखेंगे ये क्लियर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो बस डेफिनेशन में इतना ही क्या आना चाहिए, स्टेट्स, बिहेवियर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इन तीनों वर्ड्स को आपको यूज करना है, राइट। ओके, तो यहाँ पे कुछ उसके प्रॉपर्टीज है, उसको हम देख लेते हैं, राइट। द स्टेट्स रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्टेट्स का मतलब क्या होता है गाइस, स्टेट्स रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो पेन है, ठीक है। तो पेन यहाँ पे मैंने ले रखा है, एग्जांपल में बताऊंगा। पेन है तो उसका क्या क्या हो सकता है गाइस, पेन का मतलब मतलब जो भी स्टेट्स या फिर उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। पेन का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ब्रांड होगा, किस कंपनी का है, सेलो, रेनॉल्ड्स या फिर कोई दूसरा कंपनी, यार बता दो आप ही, और ठीक है। तो उसके बाद उसका कलर हो सकता है, उसकी हाइट हो सकती है, और उसके बाद कौन से टाइप ऑफ पेन है, बॉल पेन है या फिर इंक पेन है, वो हो सकता है। और उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स, आप कोई भी सोच लो यार, तो वो सभी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्कर पेन है या फिर नॉर्मल पेन है, ये भी हो सकता है। तो ये सभी चीजें जो है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। स्टेट्स बेसिकली जो ऑब्जेक्ट होता है उसके प्रॉपर्टीज होते हैं। whereas the behavior represents the methods which performs operations on the data of the object। तो डेटा जो है इसका क्या हो गया, अब कंपनी हो गई, कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम, उसके बाद इंक, कलर, है सब कुछ जो है डेटा है उसका। अगर उस डेटा पे हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर उसकी हाइट विड्थ में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ मेथड्स लिखने पड़ते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे हम, बिहेवियर बोलेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट में स्टेट्स एंड बिहेवियर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और उनके ऊपर परफॉर्म करने जाने वाले या फिर किए जाने वाले ऑपरेशंस को बेसिकली हम बिहेवियर बोलते हैं। ओके, यस यस, ओके। नेक्स्ट चीज क्या है गाइस, अ क्लास इज अ डेफिनेशन ब्लॉक यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट्स एंड बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्लास एक डेफिनेशन टाइप ऑफ ब्लॉक होता है जहाँ पे स्टेट्स और बिहेवियर को हम डिफाइन करते हैं कि ये जो चीज है इसके ये वाले स्टेट्स है और उसके बाद ये वाले बिहेवियर से। उसको मैं एग्जांपल के तौर से आपको बता दूंगा, डोंट वरी, ओके। तो उसके बाद द इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, द इंस्टेंस मेथड्स आर यूज्ड टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली देखिए गाइस, अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे पहले एग्जांपल ही देना चाहूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। तो एग्जांपल मान लो पेन है, ठीक है। तो पेन है, उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या आएंगे इसके या फिर स्टेट्स क्या आएंगे,
ब्रांड होगा, कलर होगा, प्राइस होगा, शेप होगा और टाइप होगा। तो अगर इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ ब्रांड नेम को, तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है द स्टेट्स रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट वेयर एज बिहेवियर। उसके बाद क्लास इज द डेफिनेशन, उसके ये भी हो गया। द इंस्टेंस वेरिएबल्स यूज टू डिफाइन द स्टेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है इन सभी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स आर यूज टू डिफाइन द स्टेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इंस्टेंस, इसको हटा देता हूँ यार, ओके यहाँ से हटाएंगे गाइस। ओके, इंस्टेंस मेथड्स आर यूज्ड टू डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बिहेवियर मतलब इसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस होंगे उन सबको हम मेथड्स में लिखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं बिहेवियर। अ क्लास इज लॉजिकल एंटिटी वेयर एज एन ऑब्जेक्ट इज फिजिकल एंटिटी। क्लास क्या होता है गाइस, एक लॉजिक होता है, ठीक है, जो कि मेमोरी में कुछ मतलब स्टोर नहीं करेगा फिलहाल, जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे तब तक। क्लास एक्ट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट वेयर एज ऑब्जेक्ट इज वर्किंग कॉपी ऑफ द क्लास। तो यही चीज हमने बार बार देखी है, ठीक है। तो आप देखिएगा इस रियल लाइफ एग्जांपल की तरफ से चलता हूं मैं। फॉर एग्जांपल एक पेन है, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं गाइस, अभी हमने देख लिए। और उसी तरह से हम अगर एक मोबाइल फोन को अगर कंसिडर करेंगे तो उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ब्रांड हो सकता है, उसका प्राइस हो सकता है, कलर हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, उसके बाद रैम रोम हो सकते हैं, उसके बाद कैमरा पिक्सल्स, कुछ भी आप कंसिडर कर लो। ये सभी जो है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर स्टेट्स होते हैं। अब उसके बाद ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर हम मान लो क्या लेंगे, वाटर बॉटल ले लो। वाटर बॉटल लेंगे तो उसका क्या हो सकता है, ब्रांड, अगेन प्राइस हो सकता है, उसका वॉल्यूम हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, मतलब वाटर बॉटल का क्या कलर है वो भी हो सकता है। अगर टेक्स्ट बुक हम कंसिडर करेंगे दूसरा एग्जांपल, तो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए एक दो चार एग्जांपल मैं दे देता हूँ। टेक्स्ट बुक मान लो, टेक्स्ट बुक के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे गाइस, उसमें पेजेस होंगे, उसके बाद उसका टाइटल होगा, उसके बाद ऑथर नेम होगा, पब्लिशर होगा, जो भी पब्लिश कर रहा है उसको, और एडिशन होगा, कितना मतलब कौन से नंबर का एडिशन है, ये सब कुछ हो सकता है। उसके बाद एक मूवी जान लो, मूवी का एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे मूवी का टाइटल होगा गाइस, जो भी स्टेट्स होते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं हम उसको, टाइटल होता है। उसके बाद मूवी का डायरेक्टर, हीरो हीरोइन होती है, प्रोड्यूसर होता है, और उसके बाद सिंगर्स होते हैं, साइड एक्टर्स होते हैं, यार कुछ भी आप जोड़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यहाँ पे हम उसको लिमिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर सेम वे अगर मैं एम्प्लॉय को एज अ ऑब्जेक्ट लूँ, जो भी आप काम नौकरी करता है उसको, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उसके एट्रीब्यूट्स या फिर स्टेट्स क्या आएंगे, उसका आईडी आ सकता है, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद नाम आएगा, नेम, उसके बाद सैलरी आएगा, सैलरी, उसके बाद ईमेल आ सकता है, फोन नंबर आ सकता है, जेंडर आ सकता है। तो ये सभी चीजें क्या होती है गाइस, एट्रीब्यूट्स होती है, एट्रीब्यूट्स या फिर हम उसको बोलते हैं स्टेट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। अब देखिए, इतने तो मैंने एग्जांपल्स आपको 10-12 बता दिए। अब यहाँ पे पर्टिकुलर एक पेन का एग्जांपल लूंगा और उसको पर्टिकुलरली हम वीएस कोड में कैसे लिखेंगे उसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हाउ टू डिफाइन क्लास एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर अबोव पेन। ये जो ऊपर पेन है उसके ये जो 4 यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है उसको मैं एक्चुअली कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो थ्योरी तो मैंने बोल दिया। अब देखिए, पहला क्लास इक्वल टू पेन मैं डिफाइन करूंगा, क्लास पेन, उसके अंदर कितने, सिर्फ 3 सेलेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो ब्रांड क्या हो सकता है, स्ट्रिंग में आएगा उसका नाम, तो स्ट्रिंग ब्रांड इक्वल टू सेलो दे दूंगा। उसके बाद कलर स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग कलर इक्वल टू रेड, और डबल प्राइस जो कि पॉइंट में आ सकता है, तो इसके लिए डबल ले लेता हूँ, डबल प्राइस इक्वल टू 25। अब ये जो क्लास है, क्लास का नाम क्या है, पेन है, उसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स है, 3 एट्रीब्यूट्स मैंने डिफाइन किए हैं, ब्रांड, कलर और प्राइस। तो यहाँ पे ये चीज हो गई क्लास को डिफाइन करना। अब ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है गाइस, सबको पता है, क्लास नेम लिखना है जो कि पेन है यहाँ पे, और उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल p1 है इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे अगेन क्लास नेम, ये जो कंस्ट्रक्ट रहेगा इस पेन, ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ऐसे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया गाइस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर के जो भी मैंने डिफाइन किए हुए थे स्टेट्स को, अगर उनको मैं मतलब फेच करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा, ऑब्जेक्ट के जो रेफरेंस वेरिएबल होता है उसकी मदद से। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द ब्रांड नेम ऑफ द पेन इज p1 डॉट ब्रांड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द कलर ऑफ द पेन इज p1 डॉट कलर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द प्राइस ऑफ द पेन इज p1 डॉट प्राइस। तो यहाँ पे सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा, ब्रांड सेलो आ जाएगा, कलर रेड आ जाएगा, प्राइस 25.00 आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं
एम्प्लॉय को अगर ऐसे ही लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 2-3 पैरामीटर्स में ले सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे या मैं यहाँ पे लिख के भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही इतना ही समझ लो, ठीक है। तो क्लास क्या होगा, क्लास का नेम जैसे कि यहाँ पे पेन लिखा था, पेन की जगह क्या आएगा गाइस, यहाँ पे क्लास नेम हम एम्प्लॉय रखेंगे, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे पेन की जगह एम्प्लॉय आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या लेंगे, आईडी, नेम और जेंडर, सिर्फ 3 एट्रीब्यूट्स हम लेंगे। तो यहाँ पे आईडी किस में आएगा, इंटीजर में होगा, इंट आईडी इक्वल टू 1 2 3 4 समझ लो। उसके बाद स्ट्रिंग नेम इक्वल टू कुछ भी नेम दे सकते हैं, आप ही का नाम दे दो XYZ, ठीक है। तो उसके बाद जेंडर मेल देंगे या फिर फीमेल देंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक क्लास को डिफाइन करूंगा, और उसके बाद मतलब सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, सेम चीज है, ठीक है। तो जस्ट कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो आप सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, यस गाइस, दैट्स इट। अब देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल चुका है, अब रेफरेंस वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। हम सबको पता है अब रेफरेंस वेरिएबल क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको इन डेप्थ हम थोड़ा सा जान लेंगे। तो रेफरेंस वेरिएबल, a reference variable is a non-primitive type of variable declared using Java types, ठीक है। तो ये एक नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल में आता है, क्योंकि ये क्लास का नेम जो है उसको होल्ड करता है, ऑब्जेक्ट का जो भी एड्रेस होता है उसको होल्ड करता है। A reference variable is used to refer to the object। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ही वही है गाइस कि जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। रेफरेंस वेरिएबल होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, थ्रू रेफरेंस वेरिएबल वी कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट स्टेट्स एंड बिहेवियर। तो ये सभी चीजें यार मैंने बता के आपको तंग कर दिया है, ठीक है। तो सेम चीज है। अब यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल वी कैन मॉडिफाई द स्टेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेफरेंस वेरिएबल की मदद से ही हम जो भी ऑब्जेक्ट के स्टेट्स होते हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, VS कोड में मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था। अब एनी चेंजेस विल बी मेड इन वन ऑब्जेक्ट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन अनदर ऑब्जेक्ट। आपके नोट्स में कोई अगर चेंजेस करेंगे तो दूसरों के नोट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप अपने पन्ने फाड़ दो। तो सेम चीज है, इसका मीनिंग है गाइस। अब उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल पॉइंटिंग टू वन ऑब्जेक्ट कैन बी रीअसाइन टू पॉइंट अनदर ऑब्जेक्ट। जो भी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाए थे उन सभी का पॉइंट वाइज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, नथिंग एल्स गाइस, ठीक है। तो मोर देन वन रेफरेंस वेरिएबल कैन पॉइंट टू सेम ऑब्जेक्ट। इन सच केसेस changes made to the object states through one reference variable will be reflected in another reference variable। इसको तो मैंने कोड की मदद से आपको बताया था कि जब भी सेम ऑब्जेक्ट को 2 रेफरेंस वेरिएबल अगर पॉइंट कर रहे तो एक रेफरेंस वेरिएबल की मदद से कुछ चेंजेस करेंगे आप ऑब्जेक्ट में, तो वो दूसरे रेफरेंस वेरिएबल में भी मतलब रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो सेम चीज, एक जेरॉक्स कॉपी का नोट्स, उसमें 2 फ्रेंड्स रेफर कर रहे हैं, एक फ्रेंड ने या फिर एक बंदे ने कोई अगर वहां पे स्क्रैच कर दिया तो दूसरों को भी, मतलब दूसरे बंदे को भी यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि सेम नोट्स को दोनों रेफर कर रहे हैं, राइट, यस, ऑलराइट। लास्ट पॉइंट क्या है गाइस, इफ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विदाउट रेफरेंस वेरिएबल द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्सेसिबल फर्दरमोर। अब क्या ऐसा हो सकता है कि मैं रेफरेंस वेरिएबल ही ना दूं और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं? यस, बिल्कुल हो सकता है। न्यू क्लास नेम ओपन क्लोज पैरेंथेसिस अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो जाएगा। कैसे गाइस, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो न्यू लिखना है आपको, न्यू लिखेंगे और लेटेस्ट से demo1 ही था हमारा क्लास का नेम, और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और सेमीकोलन रखेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। तो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन इसके आगे अगर मैं यहाँ पे एक लेटेस्ट से R1 लिखता तो ये जो R1 है रेफरेंस वेरिएबल 1 होता। ऐसा नहीं लिखूंगा मैं, R1 नहीं लिखूंगा, न्यू demo1 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लिखूंगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसको आप एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका एड्रेस कोई रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर करना होगा, जो कि हमने नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे हवा में तीर चलाना इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ किया हम खुद ही को हमें पता नहीं, ठीक है। तो ऐसा काम यहाँ पे भी हो सकता है, ओके। अब जनरल फॉर्म देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म, यार ये बार बार आ जाता है, ठीक है, नहीं चाहिए भाई मुझे, बीम टू प्रेजेंट नहीं चाहिए। ओके, यस, जस्ट किडिंग गाइस, ओके। तो जनरल फॉर्म कैसे होता है, पेन P1 इक्वल टू न्यू पेन P1, जो कि हमें रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेयर पेन इज क्लास नेम। पेन क्या होता है गाइस, यहाँ पे जो पेन आपको दिख रहा है ये क्लास नेम है। P1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल होता है। उसके बाद न्यू क्या है, एक ऑपरेटर नेम है, ठीक है। तो एक ऑपरेटर नेम है, और इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे मैंने लिखा है। और ये जो सिर्फ पेन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस होता है गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, राइट। इस जनरल फॉर्म को अच्छे से ध्यान में रखो। ओके, यस, हो गई गाइस। तो रेफरेंस वेरिएबल के बारे में भी हमने अभी जान लिया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इसमें कितने टाइप्स आते हैं? ओके, यस, ऑलराइट। नहीं, ओके, फाइन। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन, तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग द स्टेट्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। जैसे कि इसी के नाम में है गाइस, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके स्टेट्स हो सकते हैं, या फिर उसी को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, या फिर पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं यार। जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, उसको अगर हम कोई डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन देना चाहते हैं, या फिर हम पहले इसी से स्टार्ट होगा इसका वैल्यू, ऐसा कुछ देना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। जैसे इंट x इक्वल टू 10 अगर हम लिखेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 को क्या बोलेंगे, इनिशियलाइज। x इज इनिशियलाइज्ड विद द वैल्यू ऑफ 10। इन द सेम सेंस ऑब्जेक्ट भी है, उसके थोड़े से पैरामीटर्स है, उनको हम कोई डिफॉल्ट या फिर कोई यूजर डिफाइंड वैल्यू से हम उसको देना चाहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। सिंपल, यस। सो इट हैज गॉट 4 टाइप्स ऑफ इनिशियलाइजेशन। अब ऑब्जेक्ट के कितने इनिशियलाइजेशन टाइप्स है गाइस, 4 है। तो उन 4 टाइप्स क्या है हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में क्या आता है गाइस, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। तो ये जो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन होता है, ये जावा का जो कंपाइलर होता है वो बाय डिफॉल्ट दे देता है। अगर आप कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं देंगे, तो जैसे कि एक बंदा है, सोच लो, उसका कोई हम नाम नहीं देंगे, तो लोग ऐसे ही, अगर मतलब ऐसा आजकल नहीं होता है, लेकिन पिछले जमाने में होता था कि कोई आदमी होता है, उसको कोई नाम नहीं रखा गया हो, तो उसको एक पेट नेम दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। अब ब्लॉक इनिशियलाइजेशन क्या होता है गाइस, अभी हम ही देते हैं कि मतलब ठीक है, तो ये जो पैरामीटर आपका है एक्स वाई जेड पैरामीटर से, तो एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी और जेड की वैल्यू ये होगी। तो इनिशियली ये होगी, बाद में आप चेंज कर लो चाहे तो ब्लॉक इनिशियलाइजेशन कहते हैं। एक ब्लॉक लिखेंगे, एक छोटा सा कोड लिखेंगे जो कि सिर्फ इनिशियलाइजेशन का काम करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक इनिशियलाइजेशन। अब कंस्ट्रक्टर और मेथड्स, कंस्ट्रक्टर जो है बहुत ही ज्यादा यूज होता है गाइस ऊप्स कॉन्सेप्ट में। जो भी इंडस्ट्री में कोड लिखा जाता है, सब कुछ कंस्ट्रक्टर के मदद से ही लिखा जाता है। डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन कहीं पे यूज नहीं होता, ब्लॉक इनिशियलाइजेशन भी नहीं होता। लेकिन ब्लॉक इनिशियलाइजेशन पे आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जब आप ये पता होगा आपको, तभी आप कंस्ट्रक्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। और मेथड्स, ये जो एडवांस जावा में आता है, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स किस में आते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन में 4 टाइप्स आते हैं। अब वन बाय वन देखते जाएंगे गाइस कि डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद ब्लॉक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर और मेथड क्या होता है। तो फर्स्ट वन, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। ओके, तो default initialization is basically, if we consider pen as an example, attributes of pen will be given default initialization by the compiler। तो जो भी पेन होते हैं, उस पेन के एट्रीब्यूट जो होते हैं, उसको अगर कोई वैल्यू नहीं देंगे, तो एज मैंने ऑलरेडी बताया कि कंस्ट्रक्टर जो है डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन दे देगा। अब किसको क्या देगा, ये सवाल है गाइस। इंटीजर है तो उसको 0 दे देगा, और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो 0.0 दे देगा। कैरेक्टर है तो ठीक है, तो अनप्रिंटेबल कैरेक्टर दे देगा, ठीक है, तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, कैरेक्टर होगा। तो अब बूलियन है तो उसको क्या देगा, फॉल्स देगा, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको। और स्ट्रिंग है तो उसको क्या देगा गाइस, नल देगा। तो ये सब कुछ क्या है, इंटीजर है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो 0.0 होगा। कैरेक्टर है तो अनप्रिंटेबल नॉन प्रिंटेबल कैर होगा। और बूलियन है तो उसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स दे देगा। और स्ट्रिंग है तो उसको नल दे देगा। ये क्या होता है गाइस, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा है कंपाइलर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। एग्जांपल इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पे एग्जांपल है, क्लास पेन है, उसके अंदर स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग कलर और डबल प्राइस। यहाँ पे कोई वैल्यू मैंने नहीं दी है, तो ब्रांड का क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो नल होगा, स्ट्रिंग है तो नल होगा, डबल है तो 0.0 होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन। दिस कॉल्ड एज डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन गाइस। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए
ओके, तो मेन क्लास में मैंने सेम चीज यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रोग्राम स्टार्टेड, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया पेन P1 इक्वल टू न्यू पेन, और द ब्रांड नेम ऑफ द पेन P1 डॉट ब्रांड, द कलर ऑफ द पेन P1 डॉट कलर, द प्राइस ऑफ द पेन P1 डॉट प्राइस। अगर मैं ऐसा कुछ लिखूंगा तो जरूर मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज, इन दिस केस द मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास विल गेट डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन बाय द कंपाइलर। इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यूज देन कंपाइलर विल प्रोवाइड डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन फॉर बोथ स्टैटिक एंड इंस्टेंट मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो अगर आप कोई यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं दे रहे हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली दे देगा, ठीक है। तो इट्स सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ओके, ऑल राइट। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो सभी चीजें बता रहा हूँ गाइस, सब कुछ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट चीज क्या है गाइस, ब्लॉक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ब्लॉक इनिशियलाइजेशन क्या होता है, जावा प्रोवाइड्स इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल्स। तो मेंबर वेरिएबल जो भी होते हैं ऑब्जेक्ट के, उसको इनिशियलाइज करने के लिए दो टाइप ऑफ ब्लॉक इनिशियलाइजेशन दिए जाते हैं। एक होता है स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक और दूसरा होता है इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, ठीक है। तो स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या होता है और इंस्टेंस क्या होता है, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है गाइस, इन सभी चीजों के बारे में हम अब थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं थोड़े से प्रोग्राम्स आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो लेट अस मूव अहेड एंड यहाँ पे एक पहला हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो ये जो भी हमने प्रीवियसली लिखा था यही पे है गाइस, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो इसमें से सब कुछ स्पेसिंग वेसिंग यार सब कुछ हटा देता हूँ मैं पहले, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए एक क्लास डिफाइन किया हुआ है मैंने, क्लास डेमो 1, और यहाँ पे मतलब इसको भी मैं यार हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो पूरा स्क्रैच से लिखेंगे। ओके ओके, दैट्स क्लियर, यस। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक मैं क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास पेन, ठीक है। तो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और इसके अंदर यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जो कि मैंने पिछला एग्जांपल दिखाया था, उसी को मैं जस्ट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। तो स्ट्रिंग ब्रांड होता है, और उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद इसका कलर होगा स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, प्राइस हो सकता है, प्राइस, और यार प्राइस में डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। डबल प्राइस, ठीक है। तो इन तीन चीजों को मैंने यहाँ पे क्लास में डिफाइन कर दिया। अब क्या करूंगा गाइज, यहाँ पे मैं इसका जो है मतलब ये जो क्लास पेन क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है गाइज, क्लास नेम और उसका रेफरेंस वेरिएबल पेन P1 इक्वल टू न्यू पेन ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं इन सभी चीजों का वैल्यू प्रिंट करके देखता हूँ कि ब्रांड, कलर और प्राइस डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन क्या मिल रहा है। तो सिस आउट कर लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसका मतलब होता है शॉर्टकट यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ब्रांड नेम इज और यहाँ पे मैं P1 डॉट ब्रांड लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो P1 डॉट ब्रांड लिखूंगा तो ब्रांड नेम यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो P1 डॉट ब्रांड मैंने लिख दिया, इसको कॉपी कर लेता होगा इसमें यहाँ पे फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट करूंगा, फिर से पेस्ट कर दिया। तो कलर नेम इज P1 डॉट, यहाँ पे कलर लिख देंगे गाइस, और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है प्राइस। अब कलर नेम क्या होता है, ठीक है। तो सिर्फ कलर इज लिखेंगे, उसके बाद प्राइस इज लिखेंगे, P1 डॉट प्राइस होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हो गई गाइस, यस, ऑलराइट। तो इनको हमें एंड करना पड़ता है, सभी चीजों को हम यहाँ पे एंड कर दें, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ क्रिएट क्लास स्ट्रिंग,
ओके, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंडेंटेशन का एरर आ गया था। ओके, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्लास पेन ले लिया, उसके बाद स्ट्रिंग ब्रांड को जो है स्ट्रिंग में, कलर स्ट्रिंग में, उसके बाद डबल प्राइस, ठीक है। तो उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और ब्रांड, कलर और प्राइस को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रांड नेम इज नल, क्योंकि स्ट्रिंग है तो नल आएगा ऑब्वियसली। कलर इज नल, क्योंकि मैंने कुछ नहीं दिया है, कलर वो स्ट्रिंग टाइप का है तो बेसिकली नल आ रहा है। अब प्राइस जो है डबल में मैंने डिफाइन किया तो 0.0 आ रहा है। तो इसका मतलब होता है जब भी हम कोई भी इनिशियलाइजेशन नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन जेवीएम के तरफ से दे दिया जाता है या फिर कंपाइलर दे देता है। तो ये हो गया गाइस डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इसको हम ही मतलब हम इसको बोल सकते हैं कैसे, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, ब्लॉक इनिशियलाइजेशन में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उनको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो इस चीज़ को मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। यहीं पे बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा जाता है, राइट। अब इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ गाइस, और इस क्लास का नेम अब चेंज कर देता हूँ। क्लास डेमो1 ले लेते हैं फिर से, ठीक है। तो क्लास डेमो1 और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेता हूँ गाइस, स्टैटिक इंट, और उसका वैल्यू x ले लेता हूँ, मतलब उसका नाम x ले लेता हूँ, स्टैटिक इंट x, और उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड होगा गाइस, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अब स्टैटिक मेथड में system डॉट आउट डॉट println sys out, ठीक है। तो system डॉट आउट डॉट println, और इसके अंदर मैं लिखना चाहूंगा रनिंग स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। तो रनिंग स्टैटिक ब्लॉक, तो मैंने लिख दिया रनिंग स्टैटिक ब्लॉक। तो ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया और ये यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक हो गया। अब क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे हम जो ये जो x की वैल्यू है इसको अगर हम लेंगे तो यहाँ पे अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं कहाँ पे डिफाइन करूंगा, इस स्टैटिक ब्लॉक के अंदर डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 10, तो ये क्या किया मैंने, इनिशियलाइजेशन कर दिया गाइस, ठीक है। तो x इक्वल टू 10 किया। अब मैं यहाँ पे मेन क्लास में आता हूँ, ठीक है। तो मेन क्लास में आने के बाद ये जो डेमो1 है इसके अंदर के x को डिफाइन करना चाहता हूँ, x को प्रिंट करना चाहता हूँ मैं। तो इस वाले स्टेटमेंट को कॉपी कर देंगे हम यहाँ से सिंपली और पेस्ट करेंगे, और इसके अंदर क्या लिखना चाहिए गाइस, x वैल्यू, ठीक है। तो x वैल्यू इनसाइड, तो x वैल्यू जस्ट हम x वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैंने ऊपर इसको इनिशियलाइज कर दिया, मतलब डिक्लेयर किया, यहाँ पे स्टैटिक मेथड के अंदर इनिशियलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लेंगे बस, क्लास की नेम मदद से डेमो1 डॉट एक्स, तो कुछ इस तरह से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा आप आउटपुट देखिए क्या आता है, ठीक है। तो कंपाइल कर देंगे इसको हम सिंपली, और इसको हम रन कर देते हैं। देखिए रनिंग स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद x वैल्यू इज 10। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, चाहे आप ऊपर यहाँ पे मेथड के बाहर इनिशियलाइज करो या फिर अंदर ही इनिशियलाइज कर दो, जो भी फाइनली आप स्टैटिक मेथड के अंदर जो भी आप वैल्यू देंगे उसको हम क्या, जो जेवीएम उसको कंसिडर कर लेगा। तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक इनिशियलाइजेशन। ये जो एक ब्लॉक है इसके अंदर मैंने इसका इनिशियलाइजेशन दिया है x इक्वल टू 10, तो ये बेसिकली ब्लॉक इनिशियलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है गाइस, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या देखिए पॉसिबली क्या आपको पूछा जा सकता है, अब स्टैटिक इंट x इक्वल टू 10 सेम है, और उसके बाद रनिंग फर्स्ट ब्लॉक, यहाँ पे 2 ब्लॉक लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो रनिंग यहाँ पे फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। तो उसके अंदर x इक्वल टू 10 मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। अब सेम ब्लॉक को मैं कॉपी कर देता हूँ गाइस, ठीक है। तो कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूँ फिर से स्टैटिक, और ये जो फर्स्ट है इसको क्या कर देंगे, अभी हम बोल देते हैं इसको सेकंड, तो दूसरा ब्लॉक है। और यहाँ पे x इक्वल टू 10 था, इसको मैं कर देता हूँ x इक्वल टू 20। अब क्या हुआ गाइस, ठीक है। तो देखिए क्या सिनारियो हो गया,
एक वेरिएबल है जिसका नाम x है, उसको मैंने ऊपर इनिशियल डिक्लेयर कर दिया है। अब दो स्टैटिक ब्लॉक्स है, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक और सेकंड स्टैटिक ब्लॉक। फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक में मैंने x की वैल्यू 10 रख दी और दूसरे स्टैटिक ब्लॉक में मैंने x की वैल्यू 20 रख दी। तो जब एक ही स्टैटिक ब्लॉक होता है तो ऑब्वियसली x की वैल्यू 10 आएगी, लेकिन यहाँ पे x की तो दो सेम वेरिएबल है, x इक्वल टू 10 है और यहाँ पे x इक्वल टू 20 है। तो आपको क्या लगता है कि x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे जब मैं इसको डेमो 1 की यहाँ पे ऐसे बुलाऊंगा? तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सोच विचार करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं रन कर देता हूँ और यहाँ पे आपको देखिए x की वैल्यू 20 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x वैल्यू इज 20। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है गाइस, जब भी आप यहाँ पे चाहे 10 यहाँ पे ब्लॉक्स लिख दो, आप जो भी मोस्ट रिसेंट ब्लॉक लिखेंगे उसमें जो भी x की वैल्यू होगी वही फाइनल वैल्यू को करके कंसिडर होगी। तो यहाँ पे मैं फिर से दूसरा ब्लॉक लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ थर्ड, और यहाँ पे x की वैल्यू कितना 100 या 1000 रख देता हूँ, कोई चीज़ कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँगा गाइस, देख रहे हैं ना, आपको वैल्यू 1000 मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू 1000। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, पहले x की वैल्यू 10 रखी, उसको ओवरराइड कर दिया, मतलब रीराइट कर दिया x इक्वल टू 20, उसको फिर से रीराइट किया x इक्वल टू 1000। तो मोस्ट रिसेंटली मैंने कितना दिया था वैल्यू, 1000 दिया था, तो 1000 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं थोड़े थोड़े यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई गाइस। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, एक लोकल वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैं समझाना चाहूँगा। तो इन चीज़ों को हटा देता हूँ यार, इसकी कोई मतलब अभी यहाँ फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो हटा देता हूँ इसको। 1 सेकेंड गाइस, थोड़ा सा माइक यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। ओके, यस, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेम एज इट इज स्टैटिक इंट एक्स ले लेना है, उसके बाद स्टैटिक और रनिंग फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, उसके अंदर x इक्वल टू 10 दे दिया है, नो प्रॉब्लम। अब क्या करूँगा गाइस, मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रीडिक्लेयर कर देता हूँ x इक्वल टू 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, इंट x इक्वल टू 20, कुछ इस तरह से लिख दूंगा गाइस, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे रीडिक्लेरेशन यहाँ पे एक ब्लॉक के अंदर मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे मेन मेथड में इसका इफेक्ट ऐसा नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो ये जो इंट x इक्वल टू इंट x है, ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद एक स्टैटिक ब्लॉक ले लेते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने कॉपी कर दिया। लोकल वेरिएबल बेसिकली हमें एक ब्लॉक में लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक, और यहाँ पे सिर्फ मैं x इक्वल टू 10 लिखूंगा तो ये रीराइटिंग होगा। अगर इसके आगे इंट लिख दूंगा तो इसको क्या बोलेंगे गाइस, हम री इनिशियलाइजेशन। यस, रिमेंबर दिस वर्ड, री इनिशियलाइजेशन। अगर इंट को यहाँ से मैं हटाऊंगा तो इसको सिर्फ मतलब रीराइटिंग बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसका डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा तो इसको क्या बोलेंगे, री इनिशियलाइजेशन हम बोलेंगे। अब देखिए गाइस, मैंने क्या किया है यहाँ पे, और री इनिशियलाइजेशन सेम वैल्यू से नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ यार, ठीक है। तो डिफरेंट वैल्यू ले लूंगा। अब यहाँ पे एक वेरिएबल है x, यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड है और यहाँ पे भी एक स्टैटिक मेथड है। तो पहले स्टैटिक मेथड में मैंने इसको रीराइट किया हुआ है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 10 दी है, और दूसरे स्टैटिक ब्लॉक में इसको री इनिशियलाइज कर दिया x की वैल्यू 40 से। तो बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि 40 आउटपुट आ जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा गाइस, अगर आएगा तो क्यों, और नहीं आएगा तो भी क्यों नहीं आएगा। तो इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ, अब इसको मैं रन कर देता हूँ। अब देखिए x वैल्यू 10 ही आ रहा है। तो जस्ट मैंने बताया था कि जो भी आप वैल्यू लास्ट इनिशियलाइज करते हैं वही वैल्यू आपको आउटपुट में मिलती है, लेकिन वो तब वैलिड होगा जब ये इंट यहाँ पे नहीं होगा, उसको हम री इनिशियलाइज मतलब री राइटिंग बोलेंगे। जब मैं इंट यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको हम बोलते हैं री इनिशियलाइजेशन। तो बेसिकली री इनिशियलाइजेशन में जब करता हूँ तो ये क्या हो जाता है गाइस, ये एक लोकल वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ लोकल वेरिएबल। तो हम सबको पता है कि लोकल वेरिएबल सिर्फ इस क्लास में एक्सेस किया जा सकता है।
तो इस क्लास में ही उसका स्कोप होता है। ये जो डेमो ऑन क्लास है इसके अंदर ही उछलेगा, जितना भी उछलेगा ये लोकल वेरिएबल, तो इसके बाहर नहीं जा सकता। तो इसके लिए x की वैल्यू जो 40 है यहाँ पे मेन मेथड में नहीं जाएगी, जो भी x की वैल्यू 10 थी यही पास हो जाएगी। तो लोकल वेरिएबल अगर आप एक स्टैटिक मेथड में डिफाइन करते हैं तो सिर्फ उसी के अंदर ये सीमित रह जाता है, मेन क्लास में आप नहीं ले सकते हैं। तो रीराइटिंग और लोकल वेरिएबल में सिर्फ एक डेटा टाइप का अंतर होता है। देखिए गाइस, इतनी माइन्यूट चीज़ें आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इतने माइन्यूट चीज़ें यार आप मतलब आप कोई भी वीडियो देख लो, ठीक है। तो यस, दैट्स इट। ऑलराइट, तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हो गए रिगार्डिंग ब्लॉक्स एंड स्टैटिक ब्लॉक, ऑल दोस थिंग्स। अब क्या मैं इंस्टेंस ब्लॉक को इनिशियलाइज कर सकता हूँ? ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके भी ऊपर एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, VS कोड में आपको बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो यार इसको मैं हटा देता हूँ यार, चलो इसको हटा दिया। अब इस चीज़ को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पूरा हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। तो सिर्फ डेमो ऑन क्लास का एक स्ट्रक्चर था उसी को रखूंगा, ओके, यस, परफेक्ट। यस, यहाँ पे पूरा स्केलेटन मैंने हटा दिया। अब जो भी चीज़ें लिखेंगे एक डेमो ऑन के अंदर लिखेंगे और मेन मेथड एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या अब तक क्या देखा मैंने गाइस कि इंस्टेंस मेंबर्स होते हैं, इंस्टेंस वैल्यूज होते हैं, उनको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई करेंगे, रीराइट, रीइनिशियलाइजेशन, सब कुछ कैसे होता है, राइट। अब क्या होगा गाइस, इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। इंस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है? स्टैटिक, तो स्टैटिक नहीं लिखूंगा, सिर्फ इंट x लिखूंगा, तो ये क्या हो गया, इंस्टेंस हो गया गाइस, ठीक है। तो ये सब पता है हमें, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब इंस्टेंस ब्लॉक यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ। तो इंस्टेंस ब्लॉक को कैसे डिफाइन किया जाता है? सिर्फ ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लिख दो, स्टैटिक मत लिखो। स्टैटिक नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियसली इंस्टेंस होगा। तो ये क्या है गाइस, एक ब्लॉक है। ब्लॉक का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ब्लॉक का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। रिटर्न टाइप देंगे तो मेथड हो जाएगा या फिर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हम ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है, यस। अब यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे लिखना चाहूंगा गाइस, system.out.print, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा रनिंग, ठीक है। तो रनिंग फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक, यस, ओके। तो फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक मैंने यहाँ पे रनिंग लिख दिया और x की वैल्यू 100 से मैंने इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। तो उसके बाद इसको कॉपी कर लेता हूँ यार, काम आसान हो जाएगा मेरा, क्योंकि मुझे और एक ब्लॉक यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह मैं क्या करूँगा, सेम चीज़ गाइस, इसमें देखिए क्या अंतर आता है। x की जगह जो 100 था इसको मैं 200 दे देता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू ऊपर 100 थी और यहाँ पे 200 मैंने दे दी ब्लॉक के अंदर। अब नीचे आता हूँ प्रोग्राम में अपने, और यहाँ पे जब भी हम इंस्टेंस मेंबर लेते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, हम सबको पता है। तो demo1 और उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल, और उसके बाद यस मैंने demo1 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब क्या कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं इसको नहीं system.out.println कर लेता हूँ, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो x की वैल्यू है किसके अंदर, d1 के अंदर के x के वैल्यू को मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा चीज़ क्या करता हूँ, demo2, ठीक है। तो सर demo1 और यहाँ पे d2 रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ, और न्यू demo1, ठीक है। तो न्यू demo1, और यहाँ पे मैं सेम चीज़ करूँगा गाइस, ये जो d1.x था इसको कॉपी कर लेंगे हम यहाँ पे और इसको पेस्ट कर देंगे, और रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे d2 है तो d2.x हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको कि क्या वैल्यू आनी चाहिए x की दोनों केस में, क्योंकि मैंने दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, और एक x है और दूसरा मतलब दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक d1 है और d2 है। तो पहले मैंने x की वैल्यू 100 दी और यहाँ पे मैंने 200 दी। स्टैटिक जब था तो यहाँ पे लास्ट जो भी मैंने दिया था वो वैल्यू आ रहा था। तो यहाँ पे क्या सेम चीज़ होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जो मतलब देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो क्या दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट का लास्ट जो भी वैल्यू मैंने दिया था वो आएगा,
तो इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यस गाइस जरूर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, 200, ठीक है। तो 200 यहाँ पे आ रहा है और 2 बार आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए रनिंग फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक, रनिंग सेकेंड इंस्टेंस ब्लॉक और 200 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद रनिंग फर्स्ट इंस्टेंस ब्लॉक, रनिंग सेकेंड इंस्टेंस ब्लॉक और 200 यहाँ पे आ रहा है। मेन मेथड इज एंडिंग हियर, तो लास्ट वन। तो बेसिकली जो भी लास्ट इनिशियलाइज्ड री इनिशियलाइज द एक्स वैल्यू बाय सेकेंड ब्लॉक टू, मतलब जो 2 हो दूसरा है ये री इनिशियलाइज कर देता है गाइस। पहले मैंने क्या दिया था, मैंने 100 दिया था, अब इसको क्या कर दिया इसने, री इनिशियलाइज 100 को हटा दिया और यहाँ पे 200 को रख दिया। तो इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज क्या हो सकती है गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज में देखिए एक दूसरा क्लास में यहाँ पे डिफाइन करना चाहूंगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो एक अच्छे से समझ लो गाइस, ठीक है। तो पहले मैं प्रोग्राम को लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ओके यस, इसको फिलहाल इतना ही रहने देते यार। इसको डेमो 1 को हटाकर डेमो 2 कर देंगे। उसके बाद इंट एक्स स्टैटिक वेरिएबल है और उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल है। इसके पास मैं एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेता हूँ, स्टैटिक इंट और वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया गाइस, स्टैटिक वेरिएबल, दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि क्या होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड भी मैं डिफाइन करना चाहूँगा, ठीक है। तो स्टैटिक मैंने लिखा और उसके अंदर एक मेथड और उसमें मैं लिखना चाहूँगा system.out.println, ओके यहाँ पे एग्जैक्टली, और रनिंग फर्स्ट, यहाँ पे इंस्टेंस हटाकर मैं लिखना चाहूँगा स्टैटिक ब्लॉक, यस। और फर्स्ट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ एक ही डिफाइन करूँगा, रनिंग स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है। तो स्टैटिक ब्लॉक रन कर रहा हूँ तो स्टैटिक वेरिएबल को भी यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ, लेटर से 100 से करूँगा, ठीक है। तो नोट दैट ये जो स्टैटिक वेरिएबल y था उसी को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट चीज क्या है गाइस, एक दूसरा लूप यहाँ पे ले लेता हूँ जो कि होगा इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। तो इंस्टेंस ब्लॉक को मैं इनिशियलाइज करता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक हो गया रनिंग, जस्ट मैं इसको फर्स्ट हटाकर इंस्टेंस ब्लॉक कर देता हूँ और इंस्टेंस वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू लेटर से 200 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको सेव करते रहेंगे ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया गाइस, डेमो 1 नहीं रख सकता क्योंकि इसका वैल्यू मैंने चेंज किया हुआ है डेमो 2 को। तो ये जो डेमो 2 था इसको भी मैं डेमो 2 कर देता हूँ और यहाँ पे भी करना होगा, सभी जगह पर मुझे जहाँ पे भी डेमो 1 था वहाँ पे डेमो 2 करना होगा क्योंकि मैंने क्लास का नेम अभी यहाँ पे चेंज किया हुआ है। यस हो गया, मैंने फिलहाल सभी जगह पे यहाँ पे चेंज कर दिया है अभी। तो अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे प्रिंट कर सकता हूँ यार, इन चीज़ों को हटा ही देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा गड़बड़ यहाँ पे कर देंगे। तो पहली चीज़ देखिए गाइस, प्रिंटिंग स्टैटिक वेरिएबल y। तो पहला y का वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे इसको यूज़ करना होगा फिर से, system.out.println, और यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखूंगा, मतलब एक स्ट्रिंग लिखूंगा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा गाइस, y वैल्यू इज, ठीक है। तो y वैल्यू इज और लिखूंगा और यहाँ पे इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ मैं, स्टैटिक अगर वेरिएबल है तो उसको क्लास के नाम से demo2.y मुझे लिखना होगा, तो मैं इजीली एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। तो demo2.y मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो इंस्टेंस वेरिएबल था उसको अगर मैं लेना चाहता हूँ तो पहले मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो ऑब्जेक्ट का नाम ले लेता हूँ d1 रेफरेंस वेरिएबल, उसके बाद न्यू demo2 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब उसके बाद क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो सॉरी x की वैल्यू, x वैल्यू इज, ठीक है। तो x वैल्यू इज और इसको मैं कॉन्केटनेट करना चाहूँगा d1.xj, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी, राइट। अब क्या करता हूँ गाइस, अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, तो ये जो सेम demo2 क्लास है उसका दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैं क्रिएट कर देता हूँ demo2 और इसका नाम देता हूँ demo2 और उसके बाद न्यू demo2 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया और यहाँ पे
फिर से मैं क्या करना चाहूँगा, x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा, ठीक है। तो x वैल्यू इन सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसा मतलब जो कि मुझे समझ में आना चाहिए। तो d2 डॉट x कर देता हूँ। तो मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, d1 और d2, और वहाँ पे मैंने दोनों में भी x की वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिएगा इस x की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो इसको रन करके देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे इसको सेव करना चाहिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यस आई सेव दैट वन, कंपाइल और उसके बाद रन। तो पहली चीज देखिए y की वैल्यू क्या आएगी गाइस, 100 ऑब्वियसली। देखिए y की वैल्यू कितनी दी थी, स्टैटिक ब्लॉक में हमने जो भी वैल्यू दी थी ऑब्वियसली आ रही है, y वैल्यू इज 100। अब रनिंग इंस्टेंस ब्लॉक x वैल्यू इज 200, रनिंग इंस्टेंस ब्लॉक x वैल्यू इज 200। तो जो भी इंस्टेंस ब्लॉक में मैंने वैल्यू दी थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इंस्टेंस ब्लॉक है यहाँ पे है मेरा, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू कितनी दी है, 200 दी है। तो जो भी 200 वैल्यू मैंने दी थी सेम चीज यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब इंस्टेंस ब्लॉक्स रन्स द एवरी टाइम ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑन इट। तो इसका मतलब क्या है गाइस, इंस्टेंस ब्लॉक कब कब रन होता है। तो देखिए इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई, और उसके बाद जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ y की वैल्यू यहाँ तक मुझे आ चुकी है। अब जब मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो क्या आ रहा है, रनिंग इंस्टेंस ब्लॉक आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ऊपर का रनिंग ये जो ब्लॉक है इसको रन किया जाता है, ये पूरा चीज यहाँ पे रन होगा और यहाँ पे 200 प्रिंट होगा। फिर से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रनिंग इंस्टेंस ब्लॉक, फिर से ये जो इंस्टेंस ब्लॉक है रन होगा। तो इसी को मैं समझा रहा होगा इसके, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब इंस्टेंस ब्लॉक को रन किया जाता है। हर बार ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करो, हर बार इंस्टेंस ब्लॉक फिर से रन होगा। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो जितना बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतने बार आपके जो भी इंस्टेंस ब्लॉक्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं, उनको कंप्यूटर या फिर कंपाइलर रन करेगा, उसकी वैल्यू को चेक करेगा, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, ठीक है। यस अब देखिए गाइस नेक्स्ट चीज क्या होगी। अब यहाँ पे दो चीजें आती है, ठीक है। तो इतना VS कोड में काफी हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थ्योरी की तरफ, और यहाँ पे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या होता है और इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक क्या होता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वैसे भी आपको यार पूरा पता ही चल चुका होगा, लेकिन फिर भी आपके तसल्ली के लिए थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब ये चीज़ को मैं यार दूसरे वीडियो में फिक्स कर दूंगा, ये आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी गाइस, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक। यस ओके, द स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इसको हम SIB कहते हैं। द SIB इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनिशियलाइजेशन टू स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ द क्लास, ठीक है यार। इसके जो भी हेडिंग है इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं या फिर मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइजेशन देने के लिए हम स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक को यूज करते हैं। इट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस पर क्लास। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी ये जो एक क्लास होता है उसमें सिर्फ एक बार इसको रन किया जाता है, ना कि इंस्टेंस ब्लॉक की तरह जो कि हर बार रन होगा। जस्ट मैंने पिछले एग्जांपल में आपको दिखाया कि 2 बार कैसे रन हो रहा था। अब देखिए नेक्स्ट, द स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो अगर आपको कोई ऐसा पूछेगा कि चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बड़ा सा आपने कोड लिखा है जहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक है और इंस्टेंस ब्लॉक है, तो इन दोनों में से कौन सा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए गाइस, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, और या फिर SIB। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी मेन मेथड होता है, मेन मेथड से भी पहले स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक या फिर SIB को कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। उसको मैं एग्जांपल के तौर से भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले SIB एग्जीक्यूट होता है या फिर स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, नो डाउट। In a class we can define multiple static initialization blocks. All the blocks will be executed in the same order defined in the class body. इसका मतलब क्या है गाइस, एक क्लास हो सकता है उसमें बहुत सारे आप ब्लॉक्स, स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स को डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे रन होंगे, जैसे जिस ऑर्डर में आपने लिखा है, लेटर से पहले जो भी सबसे ऊपर होगा वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो इसी के चलते मैंने बताया था कि जो भी लास्ट रिसेंट स्टैटिक इनिशियलाइजेशन जो भी आपने वेरिएबल को की होगी वो आपको दिखेगी, जैसे कि x = 100 100,
उसके बाद हमने उसको 200 कर दिया तो सब जगह पे 200 आ रहा था यार, VS कोड में अभी हमने देखा है, ठीक है। तो सेम वीडियो में तो वो चीज़ यहाँ पे हमने लिखी है गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, instance initialization block. The IIB is used to provide initialization for instance variables of the class. Just opposite to that one, the IIB is executed every time the object is created. ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या IIB फिर से जैसे जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उतना एग्जीक्यूट होगा, मतलब उतने बार कॉल हो जाएगा उसका। इन अ क्लास वी कैन डिफाइन मल्टीपल इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक्स, ऑल द ब्लॉक्स आर एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर इट इज डिफाइंड। सेम थिंग जैसे हमने लिखा है वैसे एग्जीक्यूट होगा। इफ अ क्लास इज हैविंग बोथ इंस्टेंस एंड स्टैटिक ब्लॉक्स द JVM execute first the static block then the instance block। तो जब एक सेम क्लास में स्टैटिक ब्लॉक भी हो और इंस्टेंस ब्लॉक भी है तो पहले स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद इंस्टेंस ब्लॉक की बारी आएगी, ठीक है। जस्ट दोस थिंग्स गाइस, यस ओके। तो whenever we access the non-static member by creating object, the JVM first runs static block then executes the instance block. If static block is already executed, the JVM doesn't execute the static block again। तो इसका मतलब देखिए guys, whenever we access the non-static member by creating object, the JVM first run static block then executes the instance block। तो इसका मतलब है जब भी हम ऑब्जेक्ट भी अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो पहले नॉन स्टैटिक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही इंस्टेंस ब्लॉक की बारी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट गाइस, यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है, तो इंटेंशनली लिखा है इसको इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। इफ अ क्लास इज हैविंग मेन मेथड एंड स्टैटिक ब्लॉक, द JVM एग्जीक्यूट स्टैटिक ब्लॉक फर्स्ट एंड देन बिगिंस मेन मेथड एग्जीक्यूशन। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो जब एक प्रोग्राम होता है जहाँ पे मेन मेथड है और उस मेन मेथड के अंदर ही मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक को अगर डिफाइन किया हुआ है तो क्या पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा या फिर स्टैटिक ब्लॉक होगा? आंसर है स्टैटिक ब्लॉक होगा गाइस। इसको मैं आपके सामने प्रूव करना चाहूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं जस्ट मैं आपको बता के नहीं जा सकता इसको, ठीक है। तो इसके लिए मैं यार ये सभी चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मुझे आपको VS कोड में ज़रूर दिखाना चाहिए। पूरा हटा दिया मैंने इसको। अब ये जो ऊपर का क्लास था तू भी चल, ठीक है। तो पूरा मैंने डिलीट कर दिया। अभी क्लास मेन क्लास है सिर्फ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और इसके अंदर क्या करता होगा इस, ठीक है। तो एक सिस्टम डॉट out डॉट println, और यहाँ पे क्या लिखना चाहूँगा, रनिंग मेन मेथड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। एक जिस मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब इसके अंदर क्या करता हूं मैं, डिफाइनिंग द स्टैटिक ब्लॉक। तो यहाँ पे एक स्टैटिक ब्लॉक को मैं डिफाइन करता हूँ गाइस। तो स्टैटिक मैंने लिखा, उसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। राइट, और यहाँ पे मैं एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी लिखना चाहूँगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे हम लिखेंगे गाइस रनिंग मेन मेथड, नो रनिंग स्टैटिक ओके सो ब्लॉक ऑफ मेन क्लास, ठीक है। तो रनिंग स्टैटिक ब्लॉक ऑफ मेन क्लास। ऑलराइट गाइस, तो इसको दूसरे एग्जांपल की तौर से हम देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो यार यहाँ पे चलते हैं हम, और इस चीज़ को फिलहाल मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे चलेंगे, कोलैप्स हो गया, ठीक है। यस ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम बेसिकली इस प्रोग्राम की मदद से ये जानेंगे कि स्टैटिक जो ब्लॉक्स होते हैं उनका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे एक मैं क्लास डिफाइन करता हूँ, लेटेस्ट से डेमो2, ठीक है। तो डेमो2 मैंने एक क्लास डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर एक इंस्टेंस वेरिएबल x ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक ले लिया, उसके बाद
स्टैटिक वेरिएबल y ले लेता हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल y ले लिया, उसके बाद स्टैटिक मेथड को डिफाइन करता होगा इसमें। तो स्टैटिक मेथड नहीं, ब्लॉक किया जाता है, ब्लॉक कहना है, स्ट्रिक्टली इसको ब्लॉक कहना चाहिए, ठीक है। system.out.println और इसके अंदर मैं लिखना चाहूंगा रनिंग द स्टैटिक ब्लॉक ऑफ demo2 क्लास, यस, ओके, इतना मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर क्या होगा गाइस, ये जो स्टैटिक वेरिएबल था इसकी वैल्यू हम यहाँ पे 100 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, दूसरी चीज, मतलब यहाँ पे एक इंस्टेंस ब्लॉक को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो system.out.println और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा रनिंग इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है। तो रनिंग इंस्टेंस ब्लॉक हमने लिख दिया और इसके अंदर x की वैल्यू कितना देना चाहूँगा, लेट अस यार कुछ भी दे सकते हैं, 200 मैंने दे दिया, ओके। अब मैंने क्लासेस को डिफाइन किया, ब्लॉक्स को डिफाइन किया, ठीक है। तो क्लास डिफाइन करके उसमें ब्लॉक्स को मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखिए मेन प्रोग्राम में आएंगे गाइस, ठीक है। तो मेन प्रोग्राम में पहले क्या, ठीक है, तो पहले system.out.println और यहाँ पे प्रोग्राम तो स्टार्ट हो चुका है, उससे पहले क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँगा demo2 और उसका नाम रखूँगा d1 और इक्वल टू न्यू demo2 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और उसके बाद सेमीकोलन, डन। और यहाँ पे system.out.println और यहाँ पे x की वैल्यू मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, जैसे x वैल्यू इज, और यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट करना चाहूँगा d1.x से, ठीक है। तो इससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, दूसरी चीज़ क्या करूँगा, और एक मैं सेम चीज़ मतलब और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको सेम नहीं दे सकते, d2 दे दिया मैंने। अब दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, उसका नाम d2 है, उसको प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे d2 लिख देंगे, ठीक है। तो x वैल्यू इज d1.x और x वैल्यू इज d2.x। और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी स्टैटिक मेथड था, ठीक है, तो स्टैटिक मेथड और एक स्टैटिक मेथड यहाँ पे इसके अंदर डिफाइन करता हूँ गाइस, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे जो मेन मेथड है इसी के अंदर एक स्टैटिक हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक one second guys, I'll just write this system.out.println और उसके बाद रनिंग स्टैटिक ब्लॉक, ओके। तो जैसे ही हम ऐसे लिखेंगे गाइस, तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला एग्जीक्यूशन इसका होगा और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो भी है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो पूरा दूसरा चीज़ है ये सब कुछ एग्जीक्यूट होता रहेगा, राइट। सो दैट्स इट गाइस, आई थिंक यहाँ पे सेशन बहुत ही लंबा हो चुका है, या 1 घंटे का हो चुका है, ठीक है। तो दैट्स इट। जो भी इंसान होते हैं उन सभी का मतलब सुनने की क्षमता सिर्फ 45 मिनट्स तक होती है। तो इसके जो लास्ट कोड है यार आप ट्राई कर लेना, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। जस्ट मैंने पूरा लिख दिया है, जस्ट आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या बचता है गाइस, कंस्ट्रक्टर बचेगा, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को क्यों यूज करते हैं, उसके बाद हम पैकेज डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट एनकैप्सुलेशन हमारा हो चुका है, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन होने के बाद अब्स्ट्रैक्शन होगा, पॉलीमॉर्फिज्म और बहुत सारे जो भी 4 पिलर्स, इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जावा के, उन सबको एक एक करके हम कवर करते चलेंगे, राइट। So that's it in this video guys. Next video we'll discuss about constructors, right?